गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राजस्थली चैनल पर और मैं शालू धवन आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी बच्चे जो हैं साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सभी को नमस्ते। कालूलाल, पूनम, बिल्कुल सत्यम, अशोक जी, सभी को नमस्ते और सभी को राम राम जी। काफ़ी सारी राम राम, बिल्कुल इंदिरा, राम राम जी, राम राम। और बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। वही बात कि क्लास को सबसे पहले तो लाइक और शेयर कीजिए और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग जो है वो मनोविज्ञान के लिए यहाँ एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल चंबल घाटी का चीता, सभी को नमस्ते। आप स्टूडेंट्स जो है मॉर्निंग में अपनी रीड की जो कक्षाएं हैं वो आज से कहूँ कि कल केवल परिचय की बात थी, आज से प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अभी मुझसे पहले आपने हिंदी की क्लास ली, अब मनोविज्ञान की कक्षा है और इसके बाद लगातार जो है वो रीड से जुड़ी कक्षाएं चलेंगी। तो आप बच्चे बिल्कुल साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जी, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। देखिएगा, काफ़ी बच्चे जो हमसे पहले भी जुड़े थे और जिन बच्चों ने कुछ क्लासेस अटेंड की थी, हम लोग क्लासेस जो है वो पुनः ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सभी को एक बार, जो बच्चे पहले पढ़ रहे थे उनका रिवीजन हो जाएगा और बाकी बच्चे जो नए जुड़े हैं उन्हें क्लास जो है कंटिन्यू करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही बात करने जा रहे हैं और आज हम मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान जो विषय है, आप लोगों के सिलेबस में मनोविज्ञान विषय जो है वो 30 नंबर का है और हम कल भी इस बात को कर चुके थे। और ये जो 30 नंबर हैं, यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, 30 प्रश्न मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज जो सेकंड हो या आपके सब्जेक्ट हो, ये सभी ऑप्शनल हैं। मनोविज्ञान विषय ऐसा विषय है जो रीट परीक्षा में ये कंपलसरी विषय है। आप किसी भी लेवल के विद्यार्थी हो, मनोविज्ञान कंपलसरी विषय के तौर पर आपको पढ़ना होगा। दूसरी मुख्य बात, महत्वपूर्ण बात, मनोविज्ञान के महत्व की अगर बात करूं, अगर आप सेकंड ग्रेड की परीक्षा देते हैं या आप फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा देते हैं तो भी मनोविज्ञान आपके लिए एक अनिवार्य विषय के तौर पर लागू रहता है। इट मीन्स अगर आप शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं या आप शिक्षक हैं तो मनोविज्ञान से आपका नाता कभी भी छूटेगा नहीं। आप सरकारी अध्यापक जब बन जाएंगे तब भी आपको प्रत्येक स्थिति में मनोविज्ञान की बात, मनोविज्ञान के सिद्धांत या पावलोव, थॉर्नडाइक सब याद आएंगे। तो मनोविज्ञान, ये मान के चलिए, अगर आप शिक्षक हैं तो आपके साथ जीवन भर के लिए मनोविज्ञान का एक नाता जुड़ गया है। और सच कहूँ, एक बहुत अच्छा विषय है, बहुत बढ़िया विषय है, एक ऐसा विषय जो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो एक इंटरेस्टिंग विषय है, एक ऐसा विषय जो आपको वास्तव में जीवन से जोड़ता है। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मैडम मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कैसे पता लगे व्यवहार क्या है या हम किस तरह से जाने। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कैसे है, शिक्षा में मनोविज्ञान क्या देखेगा और हम लोग किस आधार पर इसको आगे लेकर जाएंगे। तो मनोविज्ञान हमारे साथ एक, बिल्कुल कहूँ तो एक अनिवार्य स्थिति के रूप में चलता रहेगा। मनोविज्ञान से कहीं घबराने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए भाई, सभी बच्चे लाइक शेयर करते जाइए और हम बिल्कुल इस बात को देखिएगा आप, है ना। मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है, रीट परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो रीट में मनोविज्ञान जो विषय है, हमें वास्तव में मनोविज्ञान विषय नहीं पढ़ना होता। हमें जो हमारा विषय है वो विषय हमारा किस तौर पे हम पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। सच कहूं तो हम लोग भी मनोविज्ञान से नहीं जुड़े, हम मनोविज्ञान की एक छोटी शाखा से जुड़े हैं, जिस शाखा का नाम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान अपने आप में पूर्ण है, व्यापक है, विस्तृत है। मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान विषय की 56 शाखाएं हैं, यानी कि मनोविज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है उसकी 56 ब्रांचेस हैं जिनमें मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है।
सैन्य मनोविज्ञान अलग है, औद्योगिक मनोविज्ञान अलग है, महिला मनोविज्ञान अलग है, बाल मनोविज्ञान अलग है जिसे आप बाल विकास के तौर पर पढ़ते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान अलग है और इत्यादि इत्यादि। 56 अलग अलग क्षेत्र हैं मनोविज्ञान के। और ये जो 56 क्षेत्र हैं, इन 56 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी ये व्यापक है और ये इस आधार पर थोड़ा सा संकुचित है। ये बड़ा है, ये इसका छोटा सा एक अंश है। ये अपने आप में पूर्ण है और ये उसका मात्र एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें पढ़ना है। हम लोग मनोविज्ञान कंप्लीट जीवन में, सच कहूं तो कोई नहीं पढ़ सकता। मनोविज्ञान इतना विस्तृत विषय है, एक व्यक्ति संपूर्ण मनोविज्ञान का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। हम लोग उसके छोटे छोटे हिस्सों से जुड़ जाते हैं। और हम हमारी बात करें, मैं अपनी बात करूं तो कहना ये बेकार है कि मुझे मनोविज्ञान का ज्ञान है। वास्तव में मुझे भी मनोविज्ञान का मात्र एक छोटा सा अंश वही ज्ञान है। आपसे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा अधिक हो सकता है, लेकिन सच में मनोविज्ञान ज्ञान का वो भंडार है जिसमें से हमें भी बहुत कुछ सीखना है। हम कभी भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम परिपूर्ण नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सीखते हैं। आज भी कहूं, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनके बारे में हमें लगातार पढ़ना पड़ता है, लगातार जानना पड़ता है कि ये क्या है। तो ये एक ऐसा विषय है जो विषय हमारे जीवन से तो जुड़ा है, लेकिन वास्तव में हम जिस विषय की चर्चा करते हैं, हम जिसको कंटेंट के तौर पर पढ़ते हैं, वो प्रॉपर मनोविज्ञान ना होकर वो विषय कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। और कभी भी एग्जाम में इस तरह की कोई बात आ जाए कि भाई आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं या शिक्षा मनोविज्ञान, तो सच ये है, हम किसके विद्यार्थी हैं? हम सभी शिक्षा मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं। हमारे सिलेबस में, हमारे कंटेंट में या हमारी परीक्षा में कौन सा विषय शामिल किया गया है? शिक्षा मनोविज्ञान। और हमें उसी आधार पर ये चीजें कार्य करनी है। हाँ बिल्कुल, श्याम सुंदर शर्मा ठीक कह रहे हैं। अधिगम जो है, हमारा अधिगम थोड़ा सा अलग हो चुका है और आप लोगों की लर्निंग में विलोपन हो जाता है। हम लोग क्या है, लगातार एक ही विषय पर चर्चा करते हैं। मैं क्लास में भी इस बात को कई बार कहती हूँ कि भाई हमसे ज़्यादा, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, हकीकत है, हमसे ज़्यादा ब्रिलियंट आप विद्यार्थी हैं। आपके जो अध्यापक हैं वो एक विषय में मास्टर होने की बात करते हैं। हम लोग एक विषय से जुड़ते हैं, वर्षों हो गए लेकिन एक विषय से जुड़े हैं। आप लोग तो ना जाने कितने विषय पढ़ते हैं, साथ साथ करंट जीके और ना जाने क्या क्या चीजें। तो विद्यार्थी जो है उसके पास ज्ञान का भंडार हमसे अधिक होता है। बात इतनी है कि वो रिवाइज नहीं करता तो चीज़ों को भूलता जाता है। यदि बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहो तो आप सब में वो ताकत है, वो क्षमता है, किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी बिल्कुल पूनम, एकदम बढ़िया, ये बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, हम लोगों की अगर बात करें तो हमें जो ये शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका विषय है, इस विषय को रीट की परीक्षा में, रीट के सिलेबस में ये जो विषय आपका जोड़ा गया है, इस विषय को डायरेक्ट ये विषय ना लिखकर इस विषय को क्या लिखा गया है? बाल विकास। आपको बाल विकास पढ़ना होता है और इसी को आप सेंटर में बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है? सीडीपी। हम सीडीपी से जुड़े हैं, बाल विकास से जुड़े हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो रीट परीक्षा में आपके लिए दिया गया है, रीट परीक्षा के वर्तमान तक के सिलेबस में, मैं अभी तक के सिलेबस की बात कर रही हूँ, कोई चेंज होगा, कोई बदलाव होगा तो बात अलग है। फिलहाल की बात करूं तो देखिएगा, यहाँ इस विषय में, ये जो आपका विषय है, इस विषय की बात करूं तो इस विषय में आपको कितनी इकाई पढ़नी होती हैं? 5 इकाई।
हमारा जो रीट का सिलेबस है वो 5 यूनिट में बांटा गया है और 5 यूनिट जो है 5 यूनिट को कितने नंबर्स दिए गए हैं, 5 यूनिट को कितने नंबर्स में बांटा गया है, 30 नंबर में। अर्थात सीधे तौर से बात करूं तो एक इकाई के लिए हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 5 नहीं, एक इकाई के लिए हमारे पास कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। अर्थात एक यूनिट में से आपके लिए कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 इकाइयां हैं, एक इकाई कितने नंबर की हो गई, 6 नंबर की, और कितने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 6। हाँ बिल्कुल नवल राम, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान अर्थात बाल विकास। हम अभी आगे बढ़ेंगे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, सब बातें क्लियर होंगी। शिक्षा मनोविज्ञान में एक टॉपिक के तौर पर हम बाल विकास को पढ़ते हैं, जबकि बाल विकास अपने आप में ही मनोविज्ञान की अलग ब्रांच भी है, अलग से एक ब्रांच है, और हम उस ब्रांच की कुछ मुख्य बातें पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल हम आगे चलेंगे तो सब बात करेंगे। नहीं, इकाई जो है आपकी, वो इकाइयाँ कितनी है, रीट के सिलेबस में 5 इकाइयाँ हैं, 6 नहीं है भाई, 5 इकाइयाँ हैं। 5 इकाइयों की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहली जो इकाई है, फर्स्ट यूनिट जो है, पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना होता है, बाल विकास। ये फर्स्ट यूनिट है, यहां आपको बाल विकास की चर्चा करनी है। बाल विकास जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तीनों तो अवस्थाएं पढ़नी है, विकास के नियम पढ़ने हैं, विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं, प्याजे, वाइगोत्स्की, बांडुरा, ये सब विचारक पढ़े जाएंगे। तो ये सारे जो विचारक पढ़े जाएंगे ये किस यूनिट में पढ़े जाएंगे, बाल विकास। बाल विकास जो है ये आपकी पहली यूनिट है, और ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट यूनिट आपकी बहुत कहूँ कि लेंदी है, लंबी यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा समय लेती है, क्योंकि इस यूनिट में पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत से ऐसे सिद्धांत जहां बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। प्याजे के बिना मुझे लगता है कोई भी परीक्षा अधूरी होती है, तो प्याजे भी यहीं पढ़े जाएंगे, वाइगोत्स्की भी यहीं पढ़े जाएंगे, फ्राइड भी यहीं पढ़े जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पढ़नी है। दूसरी जो यूनिट है, दूसरी यूनिट जो हम पढ़ेंगे वो यूनिट आपकी कौन सी यूनिट होती है, अधिगम। अधिगम में ही आपको अभिप्रेरणा भी पढ़ना होता है, चिंतन भी पढ़ना होता है, लेकिन मुख्य यूनिट की बात करूं तो कौन सी होती है, अधिगम। ठीक है। मेन जो यूनिट है, अच्छा नवीन साहू भाई, आप तो मनोविज्ञान की अलग अलग ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशंस के आधार पर मन के भावों को जानने का प्रयास करते हैं, तो केवल फेस की जो रीडिंग है वो व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से जुड़ेगा। ठीक है। अब तीसरी जो आपकी यूनिट है, जो थर्ड यूनिट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तीसरी यूनिट में आपको बुद्धि, साथ ही साथ व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ पढ़ना है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ पढ़ते हैं यहाँ केवल। यूनिट नंबर जो 4th है, यूनिट नंबर 4th में मेन जो हम बात करें वो क्या पढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। साथ ही साथ यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, समायोजन। और इसके साथ हमें इस यूनिट में क्या पढ़ने होते हैं, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक और इत्यादि इत्यादि, ये सभी हमें यहाँ पढ़ने होते हैं। यूनिट नंबर जो है, यूनिट नंबर कौन सी हो गई, 4th। यूनिट नंबर जो 5th है, यूनिट नंबर जो 5 है, यूनिट नंबर 5 में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है जो आपके मेथड से जुड़ता है। इसमें एक तो हमें क्या पढ़ना होता है, मापन और मूल्यांकन। ठीक है। 5वीं यूनिट में है मेथड्स। दूसरी देखिए देशराज, कल हम जो बात कर रहे थे वो एक कॉमन बात थी, आज हम अपने विषय की बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान का सिलेबस क्या है।
और मनोविज्ञान के सिलेबस में हम यूनिट वाइज चलेंगे, एक एक यूनिट को हम कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि हर यूनिट से आपको कितने अंक का प्रश्न मिलेगा, 6 नंबर का। 5 यूनिट है, हर यूनिट में से 6 नंबर, 6 नंबर अर्थात 6 प्रश्न आपको मिलेंगे एक यूनिट से। इस आधार पर आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड होता है। 5वीं जो यूनिट है इसमें मापन मूल्यांकन पढ़ना है, साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार पढ़ना है। इसके साथ यहाँ आपको पढ़ना होता है एनसीएफ 2005, ये भी आपको इस 5वीं यूनिट में पढ़ना होता है, ठीक है, एनसीएफ 2005। और इसके साथ हमें यहाँ क्या पढ़ना होता है, क्रियात्मक अनुसंधान। तो 5वीं यूनिट में हमें ये सारी बातें पढ़नी हैं। टोटल जो हमारे लिए यूनिट्स काम करेंगी वो कितनी यूनिट्स काम करेंगी, टोटल यूनिट्स 5 कार्य करेंगी, 5। आप देखिएगा ये जो 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट आपको ध्यान होनी चाहिए। और इन 5 यूनिट्स की बात करूं तो देखो, आप लोग बीएड करके आए हैं, एसटीसी करके आए हैं, बाल विकास से आप परिचित हैं। बाल विकास, बालक का कहूं कि गर्भकाल और फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था इत्यादि इत्यादि। दूसरी यूनिट है अधिगम, अधिगम से भी आप परिचित हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, आप कहीं ना कहीं इन सबको पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं है ये नाम आपके लिए नए हैं, आप इन नामों से परिचित नहीं हैं या आप इन सिद्धांतों से परिचित नहीं हैं। यदि आपने बीएड और एसटीसी किया है तो आप इन सबसे परिचित हैं। तीसरी जो यूनिट है बुद्धि और व्यक्तित्व, ये भी आप पढ़ के आए हैं। बुद्धि और व्यक्तित्व के विषय में भी आपको जानकारी है। बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, बुद्धि के मापन की क्या स्थिति है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, इत्यादि इत्यादि। पर्सनालिटी आप जानते ही हैं। यहाँ बात करूँ व्यक्तिगत विभिन्नताएं, समायोजन, विशिष्ट बालक, तो ये जो 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट आपके लिए बहुत आसान है। अब बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यहां देखिएगा ये टीचिंग मेथड से जुड़ता है। मापन मूल्यांकन आप बीएड में पढ़ के आए हैं। शिक्षा का अधिकार एनसीएफ, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो बिल्कुल कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम 1 बाय 1 ये सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। हरिओम शर्मा, हाँ जी बिल्कुल, हम टॉपिक के साथ साथ प्रश्न भी करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद हम प्रश्न करेंगे कि भाई हम किस आधार पर थ्योरी जो है उससे जुड़े प्रश्न आते हैं और हम कैसे उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, हमारा जो विषय है, कंटेंट है, सब्जेक्ट। मुख्य बात हम शुरू करेंगे मनोविज्ञान से और फिर उसमें आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान तक। देखो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान ये जो नाम है, इस नाम का पहली बार जो प्रयोग हुआ था, ये प्रयोग हुआ था 1590 में। मनोविज्ञान जो शब्द है या मनोविज्ञान जो नाम है, इसका पहली बार प्रयोग किया था 1590 में। 1590 से पहले मनोविज्ञान का जो प्राचीन नाम था, कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो मनोविज्ञान का प्राचीन नाम क्या था, मनादर्शन। पुराना नाम था मनादर्शन और जो नया नाम है वो कौन सा नया नाम है, नया नाम है यहाँ पर मनोविज्ञान। हाँ, एक यूनिट पढ़ाने के बाद ही प्रश्न नहीं करेंगे, हम जो मुख्य टॉपिक है, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम फिर आगे चलकर उससे जुड़े क्या करते जाएंगे, प्रश्न करते जाएंगे, ठीक है जी। मनोविज्ञान देखो नया नाम है जिसका पहली बार प्रयोग हुआ था 1590 में, और मनोविज्ञान को ही 1590 से पहले क्या कहा जाता था, मनादर्शन। ये जो मनादर्शन है या मनोविज्ञान को मनादर्शन कब से कहना शुरू हुआ, ईसा से 400 वर्ष पहले या कहूं ईसा पूर्व से मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति हुई। और 400 साल ईसा पूर्व जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है किसके प्रयासों से मानी जाती है, अरस्तु के। अरस्तु जो थे
अरस्तु एक ऐसे विचारक हैं, एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने बहुत विषयों के लिए कार्य किया, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग काफी विषयों की जो जनक हैं वो जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु। सेम बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। मनोविज्ञान एक बहुत प्राचीन विषय है जो 400 साल ईसा पूर्व शुरू हुआ, और इस विषय को प्रारंभ करने का श्रेय या इस विषय को जन्म देने का जो कहूँ, इस विषय के जो जनक हैं वो जनक कौन कहे जाते हैं? अरस्तु। अरस्तु जो है, अरस्तु ने इस विषय को प्रारंभ किया था, और ये जो विषय प्रारंभ हुआ था, ये विषय प्रारंभ हुआ था दर्शन की एक शाखा के रूप में। क्योंकि दर्शन शास्त्र पढ़ा जाता था, दर्शन की शाखा के रूप में ये विषय शुरू हुआ, इसीलिए इस विषय का जो नाम है वो नाम क्या रखा गया? मनादर्शन। इसको मनादर्शन कहा जाता था। अरस्तु ने जब ये विषय शुरू किया तो इस विषय में आत्मा के अध्ययन की चर्चा की गई, और अरस्तु ने क्योंकि आत्मा के अध्ययन की चर्चा की तो वहां से ये विषय शुरू हुआ। समय के साथ विषय आगे बढ़ता गया। ईसा पूर्व, फिर ईसवी आई, ईसवी में भी बहुत आगे आकर ईसवी में भी 1590 में ये बात आई कि भाई हमें दर्शन जो है, दर्शन से अलग होना है। और यहाँ की बात करूं तो ये बात सामने आने लगी थी कि हम एक नए युग में जा रहे हैं, तो हम किसी भी विषय को तभी पढ़ेंगे जब उस विषय में वैज्ञानिकता शामिल होगी। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हमें वैज्ञानिकता का आधार लेना होगा। तो सबसे पहले ये बात आई कि अगर किसी विषय के साथ दर्शन जुड़ा है तो हम उस विषय को विज्ञान नहीं बना सकते। तो चर्चा ये आई कि सबसे पहले ये जो विषय है, इस विषय को, ये जो विषय है, इस विषय की बात करें तो इस विषय को विज्ञान हाँ जी, वॉइस चली गई थी, चलो कोई बात नहीं, अब तो आ गई ना। ठीक है, अब ध्यान दो। अरस्तु जो थे, अरस्तु ने 400 साल ईसा पूर्व मनोविज्ञान विषय की शुरुआत की, और मनोविज्ञान विषय की जो शुरुआत थी वो किसके रूप में की गई थी? दर्शन की एक शाखा के रूप में। दर्शन की शाखा के रूप में जब ये विषय शुरू हुआ तो उस समय इस विषय का जो नाम था वो नाम क्या रखा गया था? मनादर्शन। इस विषय को मनादर्शन के रूप में पढ़ा जाता था। धीरे धीरे लोग मनादर्शन विषय में कार्य करते रहे, मनादर्शन विषय के साथ जुड़ते रहे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ने लगी, जैसे जैसे मानव का विकास आगे की ओर होने लगा, जैसे जैसे नई जो क्रांतियां होने लगी, समय के साथ ये स्थितियां आई कि समय के साथ वैज्ञानिकता बढ़ने लगी, लोगों का रुझान वैज्ञानिक स्थितियों की तरफ होने लगा। तो बात ये हुई कि भाई हम उन विषयों को पढ़ेंगे जिन विषयों में वैज्ञानिकता का समावेश होगा। अब वैज्ञानिकता का जो समावेश होगा, हाँ बिल्कुल अशोक, हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। अब देखिएगा जी, अब देखिएगा क्या था कि लोग उन विषयों की तरफ आकर्षित हो रहे थे जिन विषयों में विज्ञान जुड़ा था। यहां पर जब 1590 की बात आई तो ये जो विषय था जहां दर्शन जुड़ा था, लोग इस विषय की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे। लोग उन विषयों की तरफ जुड़ रहे थे जिनके मध्य, या कहूं जिनके साथ विज्ञान शब्द को जोड़ा गया था। ऐसी स्थिति में 1590 में एक विचारक जिनका नाम था रुडोल्फ गोएनक्लर, ये जो विचारक हैं
रूडोल्फ गोइंकलर की बात कर लूं या कई जगह ये गोइकल लिखा गया है, रूडोल्फ जो गोइंकलर विचारक हैं, गोइकल भी आपको मिल जाएगा और इंग्लिश में इनके नाम की स्पेलिंग अलग चलेगी, तो आप पहचान लेंगे आसानी से। अब दर्शन क्योंकि जुड़ा था, विषय को वैज्ञानिकता नहीं मिल रही थी, इसीलिए रूडोल्फ गोइंकलर ने प्रयास किया विषय को वैज्ञानिक करने का। और गोइंकलर ने 1590 में सबसे पहले एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम क्या था, साइकोलॉजिया। ये जो साइकोलॉजिया किताब है, इसी किताब में प्रथम बार किस शब्द का प्रयोग हुआ, प्रथम बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात प्रथम बार किस शब्द का प्रयोग किया गया, मनोविज्ञान। और 1590 में ही, क्योंकि गोइंकलर ने जब ये पुस्तक लिखी तो 1590 में ही विषय का जो नाम था वो मना दर्शन से बदलकर विषय का नाम क्या हो गया, मनोविज्ञान हो गया। 1590 से पहले तो इसी विषय को क्या कहते थे, मना दर्शन। और जब गोइंकलर की किताब आई तो उसके बाद से इस विषय का नाम क्या हो गया, मनोविज्ञान। अर्थात 400 साल ईसा पूर्व से लेकर और 1590 तक तो हम इस विषय को किस नाम से जानते थे, मनादर्शन। लेकिन 1590 से आज वर्तमान, अगर हम डेट की बात करें तो आज वर्तमान समय तक हम इस विषय को किस नाम से जानते हैं, मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अभी इस विषय का नाम मनोविज्ञान ही है और आगे सदियों तक शायद ये यही चलेगा, क्योंकि कोई बड़ा विचारक आएगा जो इसमें परिवर्तन की कोई कोशिश करेगा। लेकिन 1590 से वर्तमान समय तक इस विषय का नाम क्या है, मनोविज्ञान। गोइंकलर जो है, गोइंकलर ने जो ये किताब लिखी साइकोलॉजिया, ये जो किताब है, गोइंकलर ने जिस पुस्तक को लिखा, ये जो पुस्तक है साइकोलॉजिया, ये पुस्तक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है। और इसी पुस्तक में पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ, साइकोलॉजी। क्लियर है यहां तक की बात। पुराना जो नाम था वो तो क्या था, मनादर्शन, और जो नया नाम है वो नया नाम क्या है, वो नया नाम क्या हो गया, मनोविज्ञान। गोइंकलर ने अपनी इस किताब में जो ये मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, या इस किताब में मनोविज्ञान जो शब्द की चर्चा की गई, ये जो मनोविज्ञान शब्द है साइकोलॉजी, गोइंकलर ने ये जो शब्द का प्रयोग किया, इस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर मानी गई। पहला जो शब्द है साइकी और दूसरा जो शब्द है वो क्या है, लोगोस। और ये दोनों ही शब्द किस भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के। ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो कब हुआ था, 1590 में। क्लियर है यहां तक की बात। ये जो साइकी और लोगोस शब्द है ग्रीक भाषा के, साइकी का अर्थ तो क्या हुआ, आत्मा, और लोगोस का जो अर्थ है वो क्या हुआ, अध्ययन करना। अर्थात शाब्दिक स्वरूप में यदि बात की जाए तो गोइंकलर ने जिस शब्द का प्रयोग किया साइकोलॉजी, उसका सीधा अर्थ क्या था, आत्मा का अध्ययन करना। और ये उसी बात से जुड़ा था, भाई आत्मा के अध्ययन की बात अरस्तु ने भी की थी, आत्मा के अध्ययन की चर्चा अरस्तु ने भी की थी, लेकिन गोइंकलर ने आत्मा के अध्ययन में वैज्ञानिकता जोड़ने की बात की। हाँ श्याम सुंदर शर्मा, बिल्कुल, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी वो अलग थी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जब हम उसकी चर्चा करेंगे उस किताब की तो वो अलग बात होगी। ये ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान की पहली किताब कभी भी पूछी जाएगी, मनोविज्ञान की पहली जो किताब है वो किताब कौन सी होगी, साइकोलॉजिया। जी, इसी को, ये जो ग्रीक भाषा है, इसी को हम कई जगह क्या दिखते हैं, लैटिन। अगर मान लीजिए इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति के लिए भाषा पूछी जाए, इन दोनों की उत्पत्ति या इन शब्दों की उत्पत्ति की भाषा पूछी जाए,
ग्रीक और लैटिन दोनों ऑप्शन में हो तो पहला उत्तर किसे टिक करोगे भाई? जी सभी को राम राम, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। कबीर सिंह, साइकी प्लस लोगोस, बिल्कुल आत्मा का अध्ययन। हाँ जी, अरुण कुमार, दर्शन क्या है? दर्शन होता है आत्मा परमात्मा का जहां अध्ययन किया जाएगा, जहां ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा की चर्चा की जाएगी। कैसे जन्म हुआ, कैसे मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, ईश्वर है नहीं है, ईश्वर की खोज, ईश्वर की आराधना, ईश्वर से साकार हो जाना। दर्शन आज भी यही कहता है। जहां दार्शनिक की बात आती है, दार्शनिकता को वैज्ञानिकता से कुछ स्थानों पर अलग किया जाता है। तो ये बात आई कि भाई अगर हमें विषय को विज्ञान बनाना है, विषय को नई सदी के साथ चलाना है, विषय को आधुनिक युग के साथ ले जाना है, तो हमें विषय से दर्शन को हटाना होगा। विषय से दर्शन तब हटेगा जब सबसे पहले तो नाम में बदलाव करोगे। भाई मना दर्शन, अगर मैं आज आपको कोई ऐसा विषय पढ़ाने की बात करूं जिसके नाम में दर्शन लिखा है, फिलॉसफी, तो आप अपने आप ही थोड़ा सा विचार करेंगे, अच्छा फिलॉसफी है तो यहां तो इस तरह की चर्चा होगी। लेकिन किसी विषय के नाम के साथ विज्ञान जुड़ा है तो वहां मन के भाव ही बदलते ना कि भाई वैज्ञानिक विषय है क्योंकि विज्ञान जुड़ा है। बिल्कुल ग्रीक, बहुत बच्चों का सही उत्तर आया। मैंने जो प्रश्न किया था, हाँ जी नीरज कुमार भरतपुर से, आपको बिल्कुल बहुत बहुत राम राम। और नीरज आप भरतपुर से राम राम भेज रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है भरतपुर के सब बच्चों को सूचित करना कि भाई क्लास चल रही है और सुबह 8 बजे कक्षा लगती है मनोविज्ञान की। अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। बिल्कुल, रीट में स्पेशल टीचर के कितने पद हैं? भाई विज्ञप्ति तो आने दीजिए, हमें भी खुद अंदाजा नहीं है, सारी बातें विज्ञप्ति पे क्लियर होंगी। अरुण कुमार रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? प्रश्न क्या है अरुण आपका? प्रश्न क्या है? दीपक, इसमें विज्ञान कुछ नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं पूरी तरीके से। मैं आपको सिद्ध करूंगी, ये सब वैज्ञानिकता से जुड़ा है। प्रयोग भी होते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, भविष्यवाणी की जाती है, तो विज्ञान तो अपने आप ही हो गया। आगे जब पढ़ेंगे तो वैज्ञानिकता शामिल करूंगी। आप देखिएगा, यहां जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहां की जो बात हम कर रहे थे, सेव क्लासेस नहीं मिल रही। देखिए आप लोग, राजस्थली जो चैनल है, अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो राजस्थली चैनल आप जब उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वहां आप आगे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको सभी पुरानी क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सर्च करनी पड़ेंगी और बाकी हम सब चीजें दोबारा पुनः पढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखिएगा यहां की बात करूं तो ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1590 में। मैंने आपसे प्रश्न किया था, यदि ये प्रश्न आ जाए कि साइकी और लोगोस दोनों शब्द किस भाषा के हैं और ग्रीक और लैटिन में से आपको एक उत्तर देना हो, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ग्रीक होगा। ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तो आप उत्तर देंगे किस भाषा के शब्द है? लैटिन भाषा के। और ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ग्रीक ऑप्शन में ना हो तो ही आपका उत्तर लैटिन होगा। यदि दोनों मौजूद हैं तो आपका पहला जो उत्तर होगा, पहला उत्तर क्या होगा? वो क्या होगा? ग्रीक होगा। साइकोलॉजी, जो ये शब्द प्रयोग किया गया, या जो मैंने बात की कि ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक है, ये मनोविज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है। आप देखिएगा, ये जो चर्चा मैंने की या हमने जो ये चार्ट पढ़ा, इस चार्ट के आधार पर एक प्रश्न किया जाता है। और वो प्रश्न क्या प्रश्न है? प्रश्न देखिएगा, वर्तमान समय में शाब्दिक
स्वरूप के आधार पर, शाब्दिक स्वरूप के आधार पर मनोविज्ञान विषय है। मनोविज्ञान विषय है ऑप्शन ए आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन बी व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी मन का अध्ययन और ऑप्शन डी चेतना का अध्ययन। प्रश्न गौर से सुनिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिएगा पुरानी क्लासेस का जो लिंक है वो आपके कमेंट सेक्शन में आपको नजर आ रहा होगा। जो भी अपनी पुरानी जो क्लासेस हैं जो हो चुकी है प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो कमेंट सेक्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर पुरानी जो अपनी क्लासेस हो चुकी हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, सी उत्तर दे रहे हैं मन का अध्ययन, बी उत्तर दिया जा रहा है व्यवहार का अध्ययन, बुद्धि प्रकाश उत्तर दे रहे हैं आत्मा का अध्ययन। उत्तर एक भी आ रहा है, दो भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंसर बताइएगा। एग्जैक्ट जो उत्तर होगा, सही जो उत्तर होगा, वो उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए मनोविज्ञान। किस आधार पर? यहां पर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में मैंने क्या लिखा है? शाब्दिक आधार पर। आज भी जहां मनोविज्ञान को शब्द के आधार पर पूछा जाएगा तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान होगा? आत्मा का। यहां पर प्रश्न में शाब्दिक नहीं हो और प्रश्न पूछा जाए वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका विषय है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका विषय है, तो आप ध्यान रखेंगे किसका विषय है? व्यवहार का। लेकिन जहां शब्द की बात आ जाएगी, शब्द के तौर पर ये आज भी किसका विषय माना जाएगा? किसका विषय माना जाएगा? आत्मा का अध्ययन। यहां ये बिल्कुल ये सही अगर कहें, देखो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमावदार है। आप में से ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं उन्होंने उत्तर दिया व्यवहार का अध्ययन। बिल्कुल, क्योंकि हम शुरू से यही पढ़ते हैं। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान में किसकी चर्चा होती है? व्यवहार की चर्चा होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आज भी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? अभी आपको ये पढ़ाया, आज भी ये ऑथेंटिक शब्द है, आज भी यही मान्य शब्द है। आज भी हमारा जो विषय है उसकी परिभाषा की बात करूं, आज भी हमारे विषय में हम परिभाषा के तौर पर यही पढ़ते हैं। साइकी और लोगोस से, साइकी और लोगोस से इसका ओरिजिन हुआ। साइकोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना। जहां शब्द की बात आएगी वहां आज भी ये किसका विषय होगा? ये किसका अध्ययन होगा? आत्मा का। लेकिन प्रश्न में शाब्दिक ना हो, शाब्दिक नहीं होगा तो उत्तर क्या होगा? मनोविज्ञान किसका विषय है? व्यवहार का। अब देखो ये सारी बातें कैसे शामिल हुई, कैसे ये आत्मा का विषय था, फिर कैसे मन का हुआ, कैसे चेतना का और कैसे व्यवहार का। नेक्स्ट स्थिति में अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान के जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, या मनोविज्ञान के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं कितनी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मनोविज्ञान के विकास की जो अवस्थाएं हैं, मनोविज्ञान के विकास की अवस्थाएं, मनोविज्ञान के जो विकास की अवस्थाएं हैं, मनोविज्ञान के विकास की कुल कितनी अवस्थाएं कही जाती हैं? 4 अवस्थाएं। हमने जिन चारों की बात की, हाँ बिल्कुल, शाब्दिक नहीं होने पर कुलदीप फिर व्यवहार होगा।
प्रश्न में शाब्दिक नहीं होगा तो व्यवहार होगा, और प्रश्न में यदि शाब्दिक पूछा है तो वहां पर उत्तर आपका क्या रहेगा? आत्मा का अध्ययन ही रहेगा। पूजा, अच्छा ठीक है। रेखा, हाँ बिल्कुल आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। मनोविज्ञान के विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 4। सबसे पहली बात तो देखो ये आती है कि विकास, विकास से यहां क्या तात्पर्य हुआ? हम बात पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का विकास। आप अगर आपने किसी भी विषय को बेहद गहराई से पढ़ा है, आपने राजनीति विज्ञान को पढ़ा है या आप विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं, तो कोई सा भी विषय हो, आप प्रत्येक विषय में विषय के विकास की क्या पढ़ते हैं? अवस्था पढ़ते हैं। यानी ऐसा तो है नहीं कि जैसे वो विषय शुरू हुआ हम आज भी वैसे ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है भाई। 400 साल ईसा पूर्व अरस्तु ने जैसे शुरू किया था, क्या आज हमारा मनोविज्ञान वैसे ही है? नहीं। समय के साथ मनोविज्ञान में बदलाव आया। पहले जीव विज्ञान जैसे पढ़ना शुरू हुआ था सदियों पूर्व, क्या आज जीव विज्ञान वैसे ही पढ़ा जाता है? नहीं। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ किसी भी विषय में बदलाव आता है। तो मनोविज्ञान विषय में वो बदलाव कैसे आया? मनोविज्ञान में वो चेंज कैसे आया? जब मनोविज्ञान शुरू हुआ तो उसमें क्या पढ़ा जाता था, किस तरह से पढ़ा जाता था? समय के साथ जब हम बढ़ने लगे, मानव सभ्यता विकसित होने लगी, वैज्ञानिकता आने लगी, तो विषय में समय समय पर क्या चेंज हुआ? तो किसी भी विषय की जो विकास की अवस्था है, किसी भी विषय के विकास की अवस्था क्या कहती है? विषय में समय पर आने वाला परिवर्तन, किसी भी विषय में टाइम पर आने वाला जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन उसकी क्या होती है? विकास की अवस्था। यानी कि विषय में समय पर क्या परिवर्तन आया और ये परिवर्तन किस आधार पर देखा जाता है? उस विषय की विषय वस्तु के आधार पर। यानी कि परिवर्तन जो विषय में आएगा, वो परिवर्तन आएगा कंटेंट में। पहले हम आत्मा को पढ़ते थे, लोग जब आगे की तरफ बढ़ने लगे, विकसित होने लगे, तो बात आई कि भाई विज्ञान बनाएंगे विषय को। विज्ञान कोई भी विषय तब बनेगा जब विषय की जो सामग्री है उस पर प्रयोग होंगे। बात यह आई कि विषय को विज्ञान तो बना लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा, क्या आत्मा को देखना संभव है? भाई पहले आत्मा दिखा दो मुझे, मैं आत्मा को देख लूं, आत्मा पर प्रयोग कर लूं। विज्ञान तो तभी होगा ना जब प्रयोग होंगे। आत्मा पर प्रयोग कर लूं तो मैं इस विषय को विज्ञान मान लूंगा। गोइंक्लर ने शब्द तो जोड़ दिया विज्ञान, लेकिन गोइंक्लर ये नहीं बता पाए कि आत्मा है कहां। गोइंक्लर आत्मा को नहीं दिखा पाए। जब आत्मा को नहीं दिखा पाए, आत्मा को प्रदर्शित नहीं कर पाए, आत्मा के स्वरूप को नहीं देख पाए, तो लोगों ने कहा हम आत्मा नहीं पढ़ेंगे, हम तो इस विषय में किसको पढ़ लेंगे? मन को पढ़ लेंगे। मन को पढ़ लेंगे तो बात फिर वही आ गई कि भाई मन को भी पढ़ेंगे तो हमें तो मन दिखा दो, मन कहाँ है? भाई हमें तो अपने विषय को विज्ञान बनाना है, हम आत्मा नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, हम इस विषय में मन को पढ़ लेंगे। मन बता दो कहाँ है, मन को दिखा दो मन कहाँ है। बात यह आई कि मन और मस्तिष्क एक ही है, लेकिन जीव वैज्ञानिक सामने आए कि नहीं, मस्तिष्क को तो देख सकते हैं, लेकिन उसमें मन, भावनाएं, विचार वो कहाँ छिपे हैं, हम वो नहीं देख सकते। जब मन को नहीं देख सकते तो मन पर प्रयोग भी नहीं कर सकते। फिर बात आई, हाँ जी चलो चेतना को देख लेते हैं, चेतना के आधार पर प्रयोग कर लेंगे। तो चेतना को थोड़ा सा देखना, उस पर प्रयोग करना संभव हुआ। तो मनोविज्ञान दर्शन से अलग होकर वैज्ञानिक विषय कब बना? चेतना के काल में।
जब उसकी विषय वस्तु में क्या हुआ परिवर्तन, और किस परिवर्तन के समय मनोविज्ञान वैज्ञानिक विषय के स्वरूप में आया? चेतना के काल में। चेतना के काल में मनोविज्ञान दर्शन से अलग हुआ और दर्शन से अलग होकर एक नए विषय के तौर पर चलने लगा, उसमें प्रयोग होने लगे। आप लोग ये पढ़ते हैं ना, विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला खोली थी। विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला खोली, मनोविज्ञान में प्रयोग किए, फिर आगे चलकर और सारी बातें, क्योंकि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का क्या शुरू हुआ? प्रयास। समय के साथ चेतना की भी आलोचना हुई और फिर ये बात आई कि भाई चेतना भी नहीं पढ़ेंगे, तो लास्ट में जो स्थिति आई वो किसकी आई? व्यवहार की। और ये बात आज सर्वमान्य सिद्ध है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? व्यवहार। आज हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, आज हम व्यवहार पर प्रयोग करते हैं, व्यवहार के लिए भविष्यवाणी करते हैं, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, मोस्ट लिखा दिया करो। देखिएगा, मोस्ट अगर कहूं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पूरा वो दे देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाफट से। ये तो आपका सिलेबस है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से मनोविज्ञान शुरू हुआ और इस आधार पर एक कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, और ये जो स्थिति है, ये तो प्रश्न था एक, ठीक है। चलिए एक बार मैं सारी बातों को एक बार रिपीट कर देती हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मनोविज्ञान प्राचीन विषय है जो 400 साल ईसा पूर्व यूनान में इसका प्रारंभ हुआ, और इसको प्रारंभ करने वाले विचारक कौन थे? अरस्तु। अरस्तु को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अरस्तु ने जिस शब्द का प्रयोग किया था मनोविज्ञान के लिए, वो शब्द कौन सा था? मनादर्शन। मनादर्शन जो शब्द था, इस शब्द में जो प्रयोग जो कहूं चेंज किया, वो किसने किया था? रुडोल्फ गोइंक्लर ने 1590 में। गोइंक्लर ने 1590 में पहली बार जो किताब लिखी थी वो लिखी थी साइकोलॉजिया, और उसी किताब में इन्होंने पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया था? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है उसका अध्ययन करना। कई स्थानों पर आपने लोगोस का अर्थ विज्ञान, एग्जैक्ट कहूं तो अध्ययन करना से ज्यादा जो अच्छा शब्द है वो कौन सा होता है? विज्ञान। क्योंकि लॉजी जो शब्द है वो वैज्ञानिक विषयों के साथ जुड़ता है। बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, लॉजी, लॉजी जहां जुड़ जाता है वो अपने आप में ही विज्ञान हो जाता है। समय के साथ ये बात हुई कि भाई हम इस विषय को वैज्ञानिक बनाएंगे, इस विषय को दर्शन के तौर पर नहीं पढ़ेंगे। अब वैज्ञानिक बनाने के लिए सबसे पहले नाम में बदलाव हुआ, और नाम में बदलाव करने वाले कौन थे? रुडोल्फ गोइंक्लर। गोइंक्लर ने क्या किया? नाम जो था, नाम को मना दर्शन से बदलकर नाम क्या कर दिया? मनोविज्ञान। अब बात यह आई कि भाई नाम में तो विज्ञान जोड़ दिया, अब दूसरा प्रयास, विज्ञान जोड़ने से विषय विज्ञान नहीं बन जाता। केवल हमने किसी विषय के नाम में विज्ञान जोड़ दिया तो विषय विज्ञान नहीं होगा। विषय विज्ञान तब होगा जब उस विषय में हम प्रयोग कर सकें। बात यह आई कि ठीक है गोइंक्लर जी, आपकी बात हमने स्वीकार की, हम विषय को विज्ञान मानने को तैयार है, लेकिन आप हमें आत्मा पर प्रयोग करके दिखा दीजिए। आत्मा पर प्रयोग करना संभव नहीं हुआ। फिर बात यह आई कि भाई मन पर प्रयोग करके बता दीजिए। मन पर भी प्रयोग करना संभव नहीं हुआ, और फिर चेतना, और फिर लास्ट में क्या विषय की बात आई? व्यवहार। ठीक है, तो इस आधार पर हाँ बिल्कुल थोड़ा सा भाई धैर्य रखिए।
आपको सारी चीजें आज ही चाहिए, है ना, सब कुछ आज ही चाहिए कि किसने क्या कहा और किस तरह से, और परिभाषा, बिल्कुल थोड़ा सा धीरज रखो भाई, थोड़ा सा धीरे धीरे, और जिससे कि बात करें भाई ललित परिभाषाएं भी बता देंगे, सब बता देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरज रखो। अब बात करते हैं कि समय कह रहा है कि भाई आज की क्लास हम यहीं समाप्त करें। आज की मनोविज्ञान की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। इसके बाद भी काफी क्लासेस हैं जो आप अटेंड कीजिए, और दोपहर को 3 बजे शिक्षण विधियों की क्लास होगी। तो हम दोबारा आपसे दोपहर को कितने बजे मिलेंगे, सॉरी दोपहर को कितने बजे मिलेंगे, 4 बजे, 3 बजे नहीं, शिक्षण विधियों की क्लास होगी 4 बजे। वो प्रतिदिन क्या 3 बजे हो रही थी 3 बजे हो रही थी, तो ये यहाँ पर जो मैंने शब्द 3 बजे का प्रयोग किया, पावलोव की थ्योरी लागू होती है भाई, 3 बजे नहीं 4 बजे। 4 बजे टीचिंग मेथड्स की क्लास होगी, तो बिल्कुल उम्मीद करूंगी सब मुझे वहां मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।